नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर एस यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट 2 है ये, और वैसे हमारा प्रैक्टिस सेट तीसरा है ये। ओके, इस बीच में एडिटोरिया का हमने एक प्रैक्टिस सेट किया और दृष्टि आईएएस का इस लास्ट है। इसके बाद तीसरा प्रैक्टिस सेट जो है उसमें मैक्सिमम मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हैं। ओके, वो किसी और एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट है, तो उसका मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूँगा, आप वहाँ से उसको कर सकते हैं। 150 क्वेश्चंस के सेट होंगे, बिल्कुल टेस्ट के जैसे आपको करना है, और अंत में आपको ये बताना है कि आपके स्कोर कितने आए हैं। ओके, और अच्छे से करना। इस बुक में गलतियां होने के चांसेज बहुत ज़्यादा हैं, तो उसको आप ज़रा संभाल के देखना। कहीं पर अगर आपको डाउट होता है, आप भी एक बार रीचेक ज़रूर करना। मैंने भी रीचेक किया है 2-3 बार इसको। ओके, फिर भी कहीं पर हो सकता है कि मुझसे छूट जाए कोई चीज़ें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका आपको प्लेलिस्ट किस में मिलेगा, तो BPSC टेस्ट सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट होगा, जिसमें बहुत सारे टेस्ट सीरीज अपलोडेड हैं। देखो, GS के क्वेश्चन तो आप पहले के भी जाके देख सकते हैं ना, तो वहाँ से भी ज़रूर करना, उन टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर लगाना बैठ के। 150 क्वेश्चन के बहुत सारे सेट अपलोडेड हैं, है ना। एक यूथ कंपटीशन की जो बुक आती है BPSC के लिए प्रैक्टिस के लिए, वो पूरी बुक ही अपलोडेड है अपने चैनल पर, तो उसको भी जाकर देखना, उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे होता था। होता नहीं होता है, एक्चुअली में होत्र होता है। होत्र, जो ऋग्वेद का गायन करता था उसको होत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? होत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पहले का। वीडियो पॉज करके हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है आपको, और यहाँ पर सूची दिया हुआ है और उनके प्रतीक चिन्ह दिए हुए हैं। ये महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं सारे। तो जन्म को हम लोग किससे करते हैं, तो जन्म का हो जाएगा कमल। ओके, प्रथम प्रवचन तो धर्म चक्र प्रवर्तन, प्रथम चक्र ये हो जाएगा, जन्म कमल हो जाएगा। महाबोधि तो बोधि वृक्ष हो जाएगा, और त्याग के लिए घोड़ा हो जाएगा। तो A का 4, B का 2, C का 3 और D का 1 है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का D आंसर हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? आपको पता है इन्होंने किसका दिया है? शून्यवाद का प्रतिपादन किया है। नागार्जुन को दुनिया में पहली बार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के लिए भी जाना जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, है ना। तो आइंस्टीन से पहले इन्होंने दिया था, बहुत पहले, ईसा ईस्वी के आसपास दिया था, 1-2 ईस्वी के आसपास। तो ये पूछा है कि किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे, तो इसका क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर, ये माध्यमिका बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे। चौथा है कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। चेटक की पुत्री थी क्या? अगला है कि गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो चौथे का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। पुत्री नहीं थी, उनकी बहन थी ना चेटक की। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो आपको पता होगा चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत, जिसमें 7 दिया है उसने। पहला है राजा, है ना, राजा आता है। फिर उसके बाद से क्या आते हैं? जनपद। उसके बाद आता है अमात्य। उसके बाद आता है दुर्ग, फिर कोष, फिर दंड, और फिर आता है सबसे अंत में कौन आते हैं? 5 का क्या आंसर हो जाएगा? मित्र आते हैं सबसे अंत में। राजा सबसे पहला क्या आता है? सबसे पहला राजा, उसके बाद से उसके मंत्री अमात्य आ जाएंगे। राजा अमात्य के बाद तीसरा क्या आएगा? तीसरा आ जाता है जनपद। मैं इसका मतलब भी बताता हूँ। चौथा क्या आता है सप्तांग में? जनपद के बाद दुर्ग, किला जिसको बोलते हैं। 5वां क्या होना चाहिए? धन नहीं होगा तो कैसे काम करेगा? कोष। छठा क्या होता है? छठा होता है दंड। दंड का मतलब सैन्य व्यवस्था और न्याय प्रशासन, तीनों उससे भी लेना। 7वां है मित्र। चाणक्य ने बोला कि ये 7 चीज़ें अगर आपके पास है तो ही आप किसी राज्य का निर्माण कर सकते हैं, है ना। और ये 7 चीज़ आवश्यक हैं किसी भी राज्य के निर्माण के लिए, समझ रहे हो ना। राजा तो होगा ही, इसको आज के बाद कभी नहीं भूलोगे। राजा होगा तो उसके मंत्री भी होने चाहिए, है ना। राजा मंत्री हो गया तो उसके पास राज्य तो होना ही चाहिए। जनपद नहीं होगा तो राजा किस चीज़ का होगा? और जनपद है तो उसके पास दुर्ग नहीं होगा तो अपनी रक्षा नहीं कर पाएगा। और किसी भी राज्य को चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कोष। कोष होना चाहिए। फिर दंड में आपको न्याय व्यवस्था और सैन्य प्रशासन दोनों आता है ना। और फिर सबसे अंत में है मित्र राष्ट्र भी होना चाहिए। ओके, तो 5 का आंसर C हो जाएगा। छठे क्वेश्चन पर चलते हैं। रज्जुक कौन थे? बहुत ही आसान क्वेश्चन। छठा का आंसर हो जाएगा मौर्य शासन में अधिकारी होते थे रज्जुक।
साथ है चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो जितने चीनी लेखक हैं, चाहे फाहियान हो, ह्वेनसांग हो, इत्सिंग हो, सुंगयुन हो, ये सारे भारत को किस नाम से लिखते हैं? यिंतू, यिंतू, है ना। 8 है निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में टीन का उच्चतम उत्पादक है? तो आपको पता होगा टीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत के पूर्वी तट का राज्य है ये, तो ये है छत्तीसगढ़। डी आंसर हो जाएगा। 9 है निम्नलिखित में किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? देखो प्राचीन भारत में ना महिलाओं को बहुत सारे वंशों में उच्च पद प्रदान किए गए। आप सातवाहनों के नाम में देखोगे उनकी माता का नाम लगा रहता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी, है ना, ये सातवाहन राजा का नाम है, और भी बहुत सारे थे। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इन ऑप्शन में से आपको चुनना है। तो चालुक्य जो राजा थे, जिसका पुलकेशिन द्वितीय वगैरह सब थे, वो भी अपने प्रशासन महिलाओं को उच्च स्थान देते थे। 10 नंबर है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न से किस किस समय काल में आया था? तो क्या चंगेज खां कभी भारत आया? तो नहीं, भारत कभी नहीं आया ये, लेकिन भारत की सीमा पर जरूर आ गया था, और उस समय भारत में शासक था इल्तुतमिश। इसने सूझबूझ से चंगेज खां को वहीं से वापस कर दिया था। 11 निम्नलिखित में किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का एक साधन है? तो 11 का क्या आंसर हो जाएगा? मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती जो हैं उन्हीं का ये मानना था। 12 है चित्रकला के मुगल शैली का प्रारंभ किया था किसने? देखो प्रारंभ पूछा है यहाँ पर, चरम सबसे चरम पर पहुँचा है जहांगीर के समय में। फैक्ट्री स्थापित किया था अकबर ने, लेकिन शुरू किया था हुमायूं ने। आप पढ़ते हैं कि अकबर के जो हैं, अकबर के दरबार में हुमायूं काल के 2 से 3 चित्रकार भी उपस्थित थे, है ना, तो हुमायूं ने ही शुरू किया था इसको। ईरान से लेकर आया था मुख्य रूप से वो। अगला है कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो एक युद्ध हुआ था सलहार का युद्ध। 13 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। सलहार का युद्ध कब हुआ था? 1672 ईस्वी में, और इसमें शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी, शिवाजी नहीं बोलना चाहिए, छत्रपति शिवाजी ने सलहार के युद्ध में मुगलों को पराजित किया था। और शिवाजी क्यों महान है? कभी सोचा है आपने बैठ के कि शिवाजी हैं, इनको क्यों इतना ज़्यादा मान्यता दिया जाता है? तो इतिहास जब आप फैक्ट से बढ़कर पढ़ोगे ना, तब आपको समझ में आएगा। मराठा जो थे वो मूल रूप से बहमनी शासक, और जो छोटे छोटे शासक थे अहमदनगर, बरार, इन सब में भारे के सैनिक के रूप में काम करते थे, छोटे छोटे सैनिक के रूप में। इनका ना तो कोई अपना राज्य था, ना तो इनकी कोई पूछ होती थी, है ना। तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी और इनके पिताजी जो थे वो भी दीवान का ही काम करते थे। छत्रपति शिवाजी के पिताजी पहले ये व्यक्ति थे जिन्होंने मराठों को भारे के सैनिक से साम्राज्य निर्माता बना दिया। इतना आसान नहीं होता है लीडरशिप। मराठों को भारे के सैनिक से साम्राज्य निर्माता बना दिया किसी एक व्यक्ति ने अपने बदौलत, समझ रहे हो ना। इसलिए कोई व्यक्ति महान था। जो मराठों को हीन समझा जाता था उस क्षेत्र में, उनको सिर्फ और सिर्फ एक सैनिक से ऊंचे का दर्जा नहीं मिलता था, उसको इन्होंने पूरे भारत पर राज्य करने के लिए तैयार कर लिया, और बहुत सारे भागों पर इनका इलाहाबाद तक में राज्य फैल गया था। तो ये इतनी आसानी से तो नहीं हुआ होगा ना, इसीलिए इस इंसान को इतना पूजा जाता है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। 14 है कि जयपुर के महाराज सवाई जय सिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई थी। कहाँ पर नहीं बनवाई थी उन्होंने? 14 का क्या आंसर हो जाएगा? इलाहाबाद में उन्होंने नहीं बनवाई थी। 15 है प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध। इसको आपको मैच करना है। चलो मैच कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? 15। चलो मैच करते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध किससे मैच हो जाएगा? तो ए का दिया है 4। यहाँ पर आंसर के हिसाब से मैं बता देता हूँ, उसके बाद से आप लोगों को अगर इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर बताना मुझे। 1 सेकंड रुक जाओ। प्रथम कर्नाटक युद्ध में हुई थी एक्सला-सापेल की संधि। याद होगा आपको, ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे फ्रांसीसी और अंग्रेजी, यहाँ पर उसी का विस्तार था, और इसका वहाँ पर जो एक्सला-सापेल नाम की जगह है, तो वहाँ पर इसकी संधि हो गई थी। तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? बी का हो जाएगा पेरिस की संधि हुई थी। ओके। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी हुई थी? तो अनिर्णायक रही थी ये उसके बाद से। और प्रथम कर्नाटक में तो ब्रिटिशों की, प्रथम मैसूर युद्ध की बात कर रहा है, तो ब्रिटिशों की हार हो गई थी, और हैदर अली था इस समय शासक। हैदर अली ने हरा दिया था अंग्रेज़ों को, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 का आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुगौली की संधि हुई है, तो देखो इस संधि का ड्राफ्ट जो तैयार हुआ था ना, वो 1915 ईस्वी में तैयार हुआ था, लेकिन इस संधि पर साइन किया गया था 1916 के जनवरी के आसपास, है ना। तो ये संधि अगर पूछेगा हुई है तो इसका आंसर ई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1916 ही में हुई है। तो किसके किसके बीच में हुई है? तो नेपाल के शासक और अंग्रेज़ों के बीच में हुई है ना। लेकिन अगर ये पूछेगा इसकी ड्राफ्ट कब तैयार की गई थी, तो 1915 होना चाहिए था इसका आंसर। ओके। स्थानीय स्वशासन
लॉर्ड लिट्टन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली, राज्य अपहरण की नीति लॉर्ड डलहौजी, सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको इसमें से, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो 17 का क्या आंसर हो जाएगा? स्थानीय स्वशासन के लिए रिपन का नाम आता है, ना कि लिट्टन का, लॉर्ड रिपन का नाम आता है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, तो कैनिंग था। भारत का पहला वाइसराय भी यही बना है, लॉर्ड कैनिंग। 19 निम्नलिखित में किसे पेरिस के रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? तो माइकल मधुसूदन दत्त जी हैं, ये बंगाली लेखक हैं बहुत बड़े, इन्हीं को प्रदान की गई थी। 19 का आंसर बी हो जाएगा। 20 है कि निम्नलिखित में किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, जरूर पता होना चाहिए आपको, गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन किसी भी बीपीएससी के स्टूडेंट का। तो इंडियन नेशन। 20 का क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? 21 का क्या आंसर हो जाएगा? 21 का आंसर हो जाएगा बी, शिव दयाल साहब। 22 कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में? देखो, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति किन की थी? तो जो नरम दल के लोग थे, दादा भाई नौरोजी, उसके बाद से गोपाल कृष्ण गोखले, जब कांग्रेस स्थापित हुआ उस समय की बात ये हो रही है। तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? किसके नेतृत्व में ये चीज़ समाप्त हुई है? तो बाल गंगाधर तिलक जी के नेतृत्व में समाप्त हुई है। ओके। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? सबको पता होना चाहिए, 1908 में, खुदीराम बोस। किसने कहा था कि आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? तो 24 का क्या आंसर हो जाएगा? शहीद आजम भगत सिंह जी। इनका नाम जब भी लेना रिस्पेक्ट से लेना। आप जिस उम्र में तैयारी कर रहे हो उस समय में कोई फांसी झूल गया था, उस समय में कोई देश कैसे चलाया जाए इस पर डिबेट करता था, समझ ही रहे हो। इनकी एक किताब है भगत सिंह जी की, मैं नास्तिक क्यों हूँ। मैंने क्या बोला? मैं नास्तिक क्यों हूँ, है ना। जरूर पढ़ना, हर इंसान को पढ़ना चाहिए। 50-60 रुपये की बुक आती है यार, पतली सी ही है लेकिन पढ़ना चाहिए, आपकी सोच बदल जाएगी। 25 है मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहा है ये, तो चिदम्बरम पिल्लई जी थे। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 26 है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा प्राप्त हुआ कब? तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? 1912 ईस्वी में प्राप्त हुआ है। 27 से निम्नलिखित में कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ था? होम रूल आंदोलन कब शुरू हुआ है? 1915 में शुरू हुआ है। 2 होम रूल थे, एक तिलक जी का था और एक एनी बेसेंट जी का था। एनी बेसेंट जी का जो होम रूल था वो महाराष्ट्र के बाहर सभी जगहों पर फैला हुआ था। तिलक जी का जो होम रूल था वो पूरे महाराष्ट्र में फैला हुआ था, है ना। तो कौन इससे संबंधित नहीं थे ये पूछा है आपसे। और स्वराज की बात किया गया था होम रूल लीग आंदोलन में, तो CR दास जो है, चित्तरंजन दास, वो इससे जुड़े हुए नहीं थे। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 के लखनऊ अधिवेशन क्या क्या खासियत है? इसमें नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे, नरम और गरम एक हो गए थे, है ना। उसके बाद से इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी समझौता हो गया था, है ना। मुस्लिम लीग ने बोला था कि हम कांग्रेस का साथ देंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। 28 का क्या आंसर हो जाएगा? तो कौन थे इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, AC मजुमदार ने। ओके। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? तो सबसे पहले इसमें तो चंपारण ही हो जाएगा, 1917 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन के सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? किसान 1930 के दशक की भी बात कर रहा है, 1930 दशक की बात कर रहा है, इसको भी ध्यान रखना। इसमें से बहुत सारे किसान नेता हैं, सरदार पटेल भी जुड़े हुए थे बारदोली में, लेकिन 1927 में वो जुड़े हुए थे। 1930 के दशक की बात कर रहा है, तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा बी, स्वामी सहजानंद जी जुड़े हुए थे। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो उस समय कौन था? चेम्सफोर्ड था भारत का वायसराय। 31 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। 32 है निम्नलिखित में क्या बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ाने का काम करता है? जो बायो उत्प्रेरक होते हैं उसका काम वो है, और ये क्या करता है? जो रासायनिक क्रिया होते हैं उनकी गति को बढ़ा देता है, यही तो करता है ना, उत्प्रेरक का काम ही यही होता है। तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें से एंजाइम ही है। एंजाइम का मुख्य काम क्या होता है? हमारे पाचन को बढ़ाना, हमारे पाचन को और सूटेबल तरीके से उपलब्ध करवाना, है ना, समाप्त करना। तो जो एंजाइम होता है वो एक तरह से उत्प्रेरक का ही काम करता है।
अगले पर चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त में हीमोग्लोबिन से जुड़कर क्या बनाती है? आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO, क्या होता है फॉर्मूला? CO। ये हमारे रक्त में जाती है और वहाँ पर एक बॉन्ड बना के ये एक अलग तरह का प्रभाव बनाती है, और उसके बाद क्या होता है, हमें सांस लेने में तकलीफ आने लग जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तुरंत हमारे शरीर में। तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? 33 का हो जाएगा HbCO बनाती है, HbCO बनाती है ये। ओके, किसकी उपस्थिति के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है? तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा? 34 का आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग हल्का पीला होता है। मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? प्रतिवर्ती क्रिया की बात कर रहा है, तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? मेरु रज्जु के द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर रहे होगे, मेरे हिसाब से करना चाहिए। साइंस के भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें। मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि से स्रावित होता है, पीनियल ग्रंथि से। और जो लोग बात कर रहे थे कि दृष्टि का ये करंट अफेयर की बुक कंप्लीट करवा दीजिए, इसमें कुछ है ही नहीं कि मैं कंप्लीट करवाऊँ। इसके 3 सेट हैं जिसमें से 2 मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ, है ना। और इससे मैंने 2 और सेट कंप्लीट करवाए थे, आपको याद होगा। एक मैंने बजट और इकोनॉमिक सर्वे का एक 50 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट करवाया था, करंट अफेयर का एक 50 सेट का कंप्लीट करवाया था। बाकी इस बुक में कुछ नहीं है। जो प्रीवियस बिहार के संबंधी फैक्ट हैं वो पहले वाले ही फैक्ट हैं, जनगणना दिया हुआ वगैरह वगैरह, समझ रहे हो ना। तो इस बुक में वैसा कुछ भी नहीं है कि जिसको लेकर आप परेशान हो। ये बेकार बुक होती है दृष्टि की करंट अफेयर BPSC के लिए, समझे ना। चलो अगले पर चलते हैं। मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? तो 36 का क्या आंसर हो जाएगा? पीनियल ग्रंथि से। 37 है कि 45वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले के 2022 का फोकस देश कौन सा रहा? तो 37 का आंसर हो जाएगा B, बांग्लादेश था फोकस देश। ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर कहाँ पर स्थित है? फ्लोटिंग थिएटर, तैरता हुआ। तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? ये डल झील में है। अब डल झील कहाँ है ये मत पूछना। 39 है कि मार्च 2022 में किस गोल्फर को वर्ल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? ये दुनिया का सबसे बेहतरीन गोल्फर है, इससे बेहतरीन गोल्फर नहीं पैदा हुआ है। 39 का क्या आंसर हो जाएगा? टाइगर वुड्स, अमेरिका का। अगला है 40 नंबर कि वर्ष 2021 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसके लिए दिया गया? तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पर दिया हुआ 40 का तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की खोज की है, उनको दिया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। अगला है कि हाल ही में किस मोटर वाहन कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो 41 का क्या आंसर हो जाएगा? TVS मोटर को, TVS मोटर को सम्मानित किया गया। भारत के पहले पैरा एथलीट जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, कौन है? पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया बंधुओं। तो 42 का आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया। ओके, थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास करते थे? मद्रास के अडियार के पास इनका मुख्यालय था और अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नल अर्काट का नाम सुना होगा आपने, मैडम ब्लावस्की और अर्काट। फिर बाद में एनी बेसेंट जी इसके मुखिया हो गई थी भारत में। और ये किस दर्शन के किस दर्शन में विश्वास करते थे? तो 43 का आंसर हो जाएगा A, सांख्य दर्शन में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 44 नंबर पर। फिलीपींस और वियतनाम के बीच में निम्नलिखित में कौन सा सागर आता है? तो दक्षिणी चीन सागर के आसपास हैं ये सारे देश, आपको पता होगा। तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा? C, दक्षिण चीन सागर। बहुत ज़्यादा विवाद भी चलता है। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और फिलीपींस की वनीला नाम है कि मनीला नाम है? इसकी राजधानी है मनीला। मैंने वनीला बोल दिया, आइसक्रीम वाला। मनीला है ना फिलीपींस, ज़रूर ध्यान में रखना। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? तो 45 का क्या हो जाएगा? 6ठी अनुसूची किसके लिए है? पहले बताओ 5वीं अनुसूची किसके लिए है, फिर 6ठी बताना मुझे, है ना। जरूर आपको पता होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ पता होगा। तो किस पर लागू होते हैं? तो क्या होता है 6ठी अनुसूची के लिए? क्या है फार्मूला? ATMM। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जिन पर लागू होता है 6ठी अनुसूची के प्रावधान। जनजातीय इलाकों के लिए है। यहाँ पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, मतलब ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल स्वायत्त तरीके से चलता है। वहाँ पर राज्य सरकार का भी कानून नहीं चलता, वो डिस्ट्रिक्ट अपने लिए खुद कानून बनाते हैं। राज्यपाल का शासन होता है वहाँ पर। किसके शासन होते हैं? तो राज्यपाल द्वारा शासित वो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, ऑटोनोमस हिल्स होते हैं। ओके, तो 45 का क्या आंसर हो जाएगा? ये त्रिपुरा में है। ओके, त्रिपुरा। 46 निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है?
विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो 46 का हो जाएगा। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, सामाजिक आर्थिक न्याय की बात की गई है ना। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? तो 47 का क्या आंसर हो जाएगा? ए अनुच्छेद 243 के में भी ये प्रावधान किया गया है। और भारत का निर्वाचन आयोग किस में है? तो 324 आर्टिकल में आता है। निम्नलिखित में कौन त्रिकोणीय संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो आपको पता होगा, जब पूर्व मध्यकाल शुरू होता है, पूर्व मध्यकाल, तो उस समय कन्नौज को लेकर संघर्ष होता है। कन्नौज को लेकर, कन्नौज जगह है यूपी में। जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तब उसके बाद कन्नौज को लेकर 3 शासक लड़ाई करते हैं। एक है प्रतिहार, और एक है पाल बंगाल के, और एक दक्षिण भारत के महाराष्ट्र और जो कर्नाटक का इलाका है यहाँ के हैं राष्ट्रकूट। कौन है? राष्ट्रकूट। ये तीनों बहुत ही मजबूत शासक थे और ये तीनों लड़ते हैं कन्नौज को लेकर। और इसमें अंत में कन्नौज पर किसका कब्जा होता है? तो प्रतिहारों का, जिनको भारत का द्वारपाल कहा जाता है, प्रतिहारों का। लगभग में 300 साल तक इन्होंने अरेबियन को मार के रखा, अरब के आक्रमणकारियों को अपने सीमा पर। 48 का क्या आंसर हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा डी, चोल इसमें शामिल नहीं है। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र की द्वैध शासन की बात कर रहा है। तो 49 का क्या आंसर हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। प्रांतों में अगर पूछेगा तो 1919 के तहत होगा। केंद्र में अगर पूछता है तो 1935 के तहत द्वैध शासन स्थापित हुआ था। 50 है, निम्नलिखित में कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? आर्टिकल 32 के तहत पूछा है आपसे, है ना। तो 50 का क्या आंसर हो जाएगा? 50 का आंसर हो जाएगा ए, संवैधानिक अधिकार है। इसका आंसर अगर मुझसे कोई पूछे तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये ए और बी दोनों होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 32 जो है वो मूल अधिकार में भी तो आता है ना। तो ए और बी दोनों होने चाहिए। तो इस बुक में दिया है ए आंसर, इसका सबसे सटीक आंसर ई होगा, क्योंकि संवैधानिक अधिकार जो है वो भी तो एक मौलिक अधिकार ही है। ओके, अगला है, निम्नलिखित कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो 51 का क्या आंसर हो जाएगा? 51 का आंसर हो जाएगा डी, पुरुष और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये 39 आर्टिकल में मिलता है आपको। 52 है, निम्नलिखित में कौन से एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा? 52 का आंसर हो जाएगा बी, एकल कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ पर है? तो ये अमेरिका में लागू है ना। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन किसका है? तो 53 का आंसर हो जाएगा डी, केसी वियर जी का ये कथन है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। आपको पता है सबसे पहले भाषाई राज्य के रूप में गठित होने वाला राज्य यही था। गांधीवादी नेता पोट्टिली श्रीरामुलु जी की निधन हो गई थी 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा उसमें आता है एक अलग भाषाई राज्य बनाने के लिए। इसके बाद ही भाषा आयोग का बहुत सारा गठन हुआ और भारत को अलग अलग भाषाई क्षेत्रों में बांटा गया। तो 54 का क्या आंसर हो जाएगा? 54 का आंसर हो जाएगा 1953 में इसका गठन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विषय में निम्नलिखित कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो 55 का क्या आंसर हो जाएगा? आप इसके वीडियो पॉज करके स्टेटमेंट पढ़ना और फिर इसको अटेम्प्ट करना। वर्तमान में IMF में ये 189 सदस्य हैं देश, ये गलत है। 193 से ज़्यादा सदस्य हैं जहाँ तक मैं सही हूँ। हो सकता है फैक्ट्स में गड़बड़ कर दूँ, तो एक बार चेक ज़रूर करना। 55 का डी आंसर होगा। 86 है, एक मिनट, 55 का 86 पर आ गया। 56 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा पीडीएफ में ऊपर नीचे हो गया, आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें आप देख लेना, है ना। एक ही पीडीएफ में सारा। 56 नंबर क्या क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो 56 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, एंडीज। ओके, एंडीज कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। लंबाई चौड़ाई की बात कर रहा है तो लंबाई में सबसे बड़ी एंडीज ही है। रॉकीज कहाँ है? उत्तर में है, मतलब उत्तरी अमेरिका। आल्प्स कहाँ है? यूरोप में है। 57 में पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति किस प्रकार की होती है? तो 57 का क्या आंसर हो जाएगा? सदाहरित होती है, यानी कि सदाबहार वनस्पति की बात कर रहा है, सदाबहार। ओके, आदि जैन ग्रंथ की भाषा क्या थी? पुराने जैन ग्रंथ की भाषा पूछ रहा है, तो 58 का क्या आंसर हो जाएगा? प्राकृत भाषा थी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो 59 का क्या आंसर हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। जोग जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो 60 का क्या आंसर हो जाएगा? 60 का आंसर हो जाएगा ए, कर्नाटक में है ये जोग जलप्रपात। किस नदी पर है? आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है। 60 का आंसर ए हो जाएगा। ओके, अगला है 61 नंबर छूट गया है, आगे आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। 61 नंबर क्वेश्चन वैसे मैं देख के बताता हूँ।
61 नंबर क्वेश्चन क्या है मैं यहाँ पर बताता हूँ, आप लोग करने की कोशिश करना। 61 नंबर पूछा है कि भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है। एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है ना। पीडीएफ बनाने में होता है कितनी बार छूट जाते हैं कुछ चीज़ें। नदी बंदरगाह कौन सा है भारत का एकमात्र, ये पूछा है आपसे। मुंबई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, न्यू मंगलुरु बंदरगाह या कोलकाता बंदरगाह। तो नदी बंदरगाह एक ही है भारत में, वो कौन सा है, कोलकाता का बंदरगाह है जो हुगली नदी पर स्थित है। ओके, और वहाँ पर ज्वार की पानी जब आती है तो ज्वार की पानी आने के साथ ही जहाज़ उसके साथ अंदर आते हैं। अब जब ज्वार की पानी फिर से वापस आती है तो जहाज़ उसके साथ बाहर जाते हैं। ओके, 61 का क्या आंसर हो जाएगा, 61 का डी होगा कि कोलकाता बंदरगाह है वो भारत का एकमात्र नदी बंदरगाह है। 62 नंबर पर चलते हैं कि वैश्वीकरण से तात्पर्य क्या है। तो 62 का क्या आंसर हो जाएगा, 62 का आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय क्षेत्रीय घटनाओं को स्वयं के स्तर तक सीमित रखना। 62 का आंसर दिया है सी, इसके हिसाब से सी ये है ना, अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना, यही होगा वैश्वीकरण। मैंने गलती से डी पढ़ा था, सी ये है। ओके, जब आप अपने को खुद को पूरे दुनिया के साथ जोड़ने की कोशिश करते हो ना तो वही होता है वैश्वीकरण। अर्थव्यवस्था ही नहीं, सांस्कृतिक और वास्तविक अपनी रियलिस्टिक जीवन की भी बातें करनी चाहिए, है ना। जब आप वैश्विक स्तर की चीज़ों को इस्तेमाल करते हो तो वही तो है वैश्वीकरण। ग्लोबल विलेज का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा विश्व एक गाँव है। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ पर बहती हैं। तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा, समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। यही तो मानसून है ना, जब समुद्र से स्थल की ओर हवाएं आती हैं। 64 है कि सार्क का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा सी, काठमांडू में है सार्क का मुख्यालय, सी हो जाएगा। 65 है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो 65 का क्या आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा देश रूस है। रूस के बाद कनाडा आता है। ओके, कनाडा के बाद यूएस, फिर चीन आ जाता है। 66 है कि एशियाई युवा पैरा खेल 2025 की मेज़बानी किस देश के द्वारा की जाएगी। एशियाई युवा पैरा खेल 2025 की, तो 66 का आंसर हो जाएगा डी, उज्बेकिस्तान, और इसकी राजधानी आपको बतानी है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाए जाते हैं क्या। तो 67 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, विद्युत धारा। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो 68 का क्या आंसर हो जाएगा, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तभी रोहतास में आपको सबसे ज़्यादा सीमेंट की फैक्ट्रियाँ मिलती हैं। 69 है कि चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है किस चीज़ के लिए। राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इतिहास संस्कृति के क्षेत्र में, धर्म दर्शन के क्षेत्र में। तो 69 का क्या आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, राजनीतिक शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है चाणक्य पुरस्कार। 70 है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। एकमात्र नेशनल पार्क की बात कर रहा है, बहुत ही आसान। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिमी चंपारण। 70 का आंसर ए हो जाएगा। 71 पर चलते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात पूछा है, तो 918 है बिहार का लिंगानुपात। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में अधिकांशतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर पता होनी चाहिए आपको। 72 का क्या आंसर हो जाएगा, नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। तो 73 का क्या आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज थे प्रथम विदेशी यात्री। इंडिका लिखा है इन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आए थे। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था। तो 74 का क्या आंसर हो जाएगा, इसमें से सारे ही जुड़े हुए थे। स्वामी सहजानंद, कालीनंदन शर्मा, राहुल कृष्ण संस्कृतायन, यदुनंदन शर्मा। पटना 1913 में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की थी। तो 75 का क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, सचिन नाथ सान्याल ने। और 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। 76 के बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात कर रहा है, तो 76 का क्या आंसर हो जाएगा, 28 नवंबर 1940 ईस्वी को शुरू हुआ था। और बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही का नाम आपको बताना है। टेस्ट चल रहे हैं ना, तो आपको बताना है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ मैं। 77 निम्नलिखित में कौन से वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। 77 का क्या आंसर हो जाएगा, 77 का आंसर हो जाएगा भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। बिहार के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। तो 78 का क्या आंसर हो जाएगा, 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर, 3, 4, 5 और 483 है ना लगभग में। पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है बिहार की, 483 ही तो है, 483 है पूर्व से पश्चिम। और उत्तर से दक्षिण कितनी है, 345, 3, 4, 5। 79 पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी। तो 79 का क्या आंसर हो जाएगा, 79 का आंसर हो जाएगा सी, मनिंद्र नारायण राय ने की थी पटना युवक संघ की स्थापना। 80 है कि बिहार मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से। मध्यवर्ती प्रस्तर युग की बात कर रहा है, तो 80 का क्या आंसर हो जाएगा, 80 का आंसर हो जाएगा सी, मुंगेर से मिला है।
बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? 81 का क्या आंसर हो जाएगा? मोहम्मद शाह नुहानी। धारावार शैल समूह में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? 82 का क्या आंसर हो जाएगा? एक खनिज चट्टानें पाई जाती हैं धारावार समूह में। 83 है, गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर मिलती है? बिहार में किस स्थान पर मिलती है? तो 83 का क्या आंसर हो जाएगा? पटना के निकट मिल जाती है। 84 है कि बिहार के विकास के लिए सुशासन कार्यक्रम 2020 से 25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के तहत निम्न से कौन कौन से कार्यक्रम शामिल हैं? 7 निश्चय 2 की बात कर रहा है जो 2020 से 25 के लिए चलाया गया है। तो 84 क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, ये सारे ही शामिल है। सुलभ संपर्क, स्वच्छ ग्राम, समृद्ध गांव, हर घर बिजली तार, सक्षम सशक्त महिला, सक्षम महिला, ये सारे ही शामिल हैं। 85 है कि हाल ही में किस राज्य का हाईकोर्ट देश का पहला पेपरलेस हाईकोर्ट बन गया है? तो 85 का क्या आंसर हो जाएगा? ये केरल हाईकोर्ट। 86 नंबर पर चलते हैं। 86 तो ऊपर था ना। 86 नंबर है कि हाल ही में बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? बिहार कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो 86 का आंसर हो जाएगा? विशाल सिंह को बनाया गया है। 86 का ए हो जाएगा। 87 है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक कृषि क्षेत्र डीजल मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 87 का क्या आंसर हो जाएगा? 2024 तक कृषि का जो क्षेत्र है उसको डीजल मुक्त बनाने की बात की गई है। 88 है कि पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में विदेशी पर्यटकों को आने के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 88 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, 9th पोजीशन प्राप्त हुआ है बिहार को विदेशी पर्यटकों के आने के मामले में। 89 है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर्स तैयार करने के लिए भारत के 100 संस्थानों में बिहार का कौन सा संस्थान शामिल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखना है इसको। 89 का आंसर हो जाएगा IIIT भागलपुर को शामिल किया गया है। IIIT भागलपुर, ओके। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं जिसका फ़ोन में यूज़ किया जाता है, चिप में यूज़ किया जाता है, उसके निर्माण के लिए। 90 है कि बिहार के किस ज़िले में माता सीता की विश्व में सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है? तो सीता माता सीतामढ़ी, मढ़ी का मतलब क्या होता है? घर। तो सीतामढ़ी में बी आंसर हो जाएगा। हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो 91 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली में आयोजित किया गया है। 92 है कि विश्व गोरैया दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 92 का आंसर हो जाएगा सी, 20 मार्च को मनाया जाता है, ओके। पूसा वाला का क्या था आंसर, सबको पता चल गया ना? 91 का दिल्ली था। 93 है कि हाल ही में 14वां भारत जापान वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो 93 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 94 के हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है? जेंडर संवाद की बात कर रहा है ये। 94 का क्या आंसर हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। 95 है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी में डोगुंग के लिए भारत के पहले संरक्षण रिजर्व की स्थापना करने का निर्णय किया है? डोगुंग को समुद्री गाय भी बोला जाता है और मन्नार की जो खाड़ी है ना, तमिलनाडु के समीप में, नीचे श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में, तो वहाँ पर डोगुंग बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। बहुत शाकाहारी जीव होता है ये, समुद्र का गाय कहा जाता है इसको। तो कौन से राज्य ने लिया है निर्णय? तो आपको पता चल ही गया होगा, तमिलनाडु ने निर्णय लिया है, संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। 96 है कि वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए प्रस्तुत किया गया बिहार सरकार का कुल व्यय बजट का अनुमान कितना है? तो 96 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा बी, 2,37,691.19 करोड़, इतने का हमारा बजट था। 97 है कि बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 2022-23 में शिक्षा पर कुल कितने करोड़ रुपए व्यय करेगी? तो 39,191.87 करोड़ व्यय करेगी। और मैंने खुद से भी आप लोगों के लिए 40 से 50 क्वेश्चन का ऐसा सेट बनाया है इकोनॉमिक सर्वे और बजट से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट है। जब मैं उसको करवाऊंगा, आज नहीं तो कल मैं करवाऊंगा, तो आपको खुद पता चलेगा उसके। ज़रूर करना उसको, ज़रूर करके जाना उसको। 97 का सी हो जाएगा। 98 है कि बिहार सरकार द्वारा किस वर्ष तक विद्यालयी शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक। 98 का क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए, बहुत बार हम कर चुके हैं। 99 है कि हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट द्वारा की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो 99 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर दिया हुआ है बी, 136वां रैंक था भारत का। 100 है कि हाल ही में गूगल ने अपनी गूगल प्ले पास सर्विस किस देश में लॉन्च की है? तो 100 का आंसर हो जाएगा ए, भारत में लॉन्च की है गूगल प्ले पास। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? तो नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन, ये आपको बताना है। 101 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, नाभिकीय संलयन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन होता है परमाणु बम में, नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 102 है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर रहा है, और इसी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था आइंस्टीन को, अल्बर्ट आइंस्टाइन को।
102 का आंसर सी हो जाएगा। और इसके द्वारा क्या पता चला था कि जो लाइट होता है उसका डुअल नेचर होता है, वेव के फॉर्म में भी वो चलता है और पार्टिकल के फॉर्म में भी काम करता है लाइट, तो दोनों के फॉर्म में काम करता है। तो आइंस्टीन ने ही पहली बार ये सिद्ध किया था। समस्थानिक परमाणुओं में क्या होती है, तो 103 का क्या आंसर हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। समस्थानिक है ना। समभारिक में क्या होता है, भार समान होता है। समस्थानिक में क्या होते हैं, नंबर समान होते हैं, एटॉमिक नंबर्स। आयोडीनीकृत लवण में क्या रहता है, 104 का क्या आंसर हो जाएगा, डी पोटेशियम आयोडाइड रहता है। 105 नंबर पर चलते हैं। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन अभी मैंने बताया था ऊपर, जो चिप निर्माण होता है, सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में उसका यूज होता है बहुत ज़्यादा, तो ये एक अर्धचालक है ना, सेमीकंडक्टर्स जिसको कहा जाता है। 105 का क्या आंसर हो जाएगा, बी। सिलिकॉन और जर्मेनियम दो ऐसे हैं ना सेमीकंडक्टर्स जिनका यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में। सूखी बर्फ़ क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही सूखी बर्फ़ कहते हैं। 106 का आंसर ए हो जाएगा, ड्राई आइस जिसको कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं कहाँ से, तो 107 का क्या आंसर हो जाएगा, सी। जीवाणुओं से ही प्राप्त होते हैं, बैक्टीरिया से ही बैक्टीरिया को मारने की दवाई बनाया जाता है। 108 है, निम्नलिखित में कौन सा फल पकाने वाला प्राकृतिक हार्मोन है। प्राकृतिक की बात कर रहा है, कृत्रिम की बात नहीं कर रहा है। 108 का क्या आंसर हो जाएगा, डी एथिलीन। 109 नंबर है कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है जिसको हम सुन सकते हैं, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। 20,000 से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है उसको क्या कहा जाता है, पराश्रव्य, और 20 हर्ट्ज से कम को अवश्रव्य कहा जाता है। ओके। संचार में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर केबल किस सिद्धांत पर काम करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। 110 का आंसर डी होगा। 111 भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिलती है, तो आर्टिकल 249 है जिसके तहत संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। लेकिन इस कानून की शुरुआत हमेशा राज्यसभा में ही होगी। राज्यसभा ही शुरू करेगा राज्य सूची पर कानून बनाना संसद में, इसको जरूर ध्यान में रखना। 111 का डी हो जाएगा, राज्यसभा की ये अनन्य शक्ति में आती है। 111 का आंसर डी हो जाएगा। भारत निम्नलिखित में समाजवाद के किस स्वरूप को अपनाया गया है, तो अपने यहाँ कौन सा है, अपने यहाँ है संसद के द्वारा स्थापित समाजवाद, है ना। तो 112 का क्या आंसर हो जाएगा, 112 का आंसर हो जाएगा सी। लोकतांत्रिक समाजवाद है अपने यहाँ। 113 निम्नलिखित कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचित गण में शामिल नहीं होते हैं। 113 बहुत ही आसान क्वेश्चन, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा गया था, तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा, बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद कैद थे और हजारीबाग जेल में जेपी कैद थे, जहां से वो भाग गए थे और फिर नेपाल चले गए थे, आज़ाद दस्ता बनाया था। तो राजेंद्र प्रसाद जी कहाँ पर थे, तो बांकीपुर जेल में। 115 है कि बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो 1764 ईस्वी में हुआ है बक्सर के युद्ध। ओके, इसको जरूर ध्यान में रखना। 115 का क्या आंसर हो जाएगा, इस समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। 116 बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। 116 का क्या आंसर हो जाएगा, 116 का हो जाएगा 20 सहरसा है। और मैं जो यूट्यूब की कम्युनिटी में क्वेश्चन पोस्ट करता हूँ उसके बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, आप भी देते रहिए, उससे आपके फैक्ट क्लियर्स होंगे, है ना। तो आप जाके देखना उसको, उसमें अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। ओके, 116 का आंसर बी हो जाएगा, सहरसा में सबसे कम है महिला साक्षरता इस ऑप्शन के हिसाब से। 117 है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 117 का आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, 8वीं शताब्दी के आसपास। किसने किया था, तो गोपाल ने, नहीं धर्मपाल। ओके। अगला है कि हाल ही में स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के नए महानिदेशक कौन बने हैं। तो 118 के आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, जी अशोक कुमार। 119 है जानवर, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। 119 का क्या आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसका हो जाएगा बी, अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। तभी तो इसमें पेट्रोलियम मिलता है ना, पेट्रोलियम अवसादी चट्टान में ही तो मिलते हैं। अग्नेयी चट्टान तो ज्वालामुखी वाले चट्टान होते हैं, जो लावा निकलती है उससे बनता है। अवसादी चट्टान ही होते हैं जिसमें निक्षेप पाए जाते हैं। मोना लोआ उदाहरण है किस चीज़ का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, सक्रिय ज्वालामुखी का, मृत ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी के क्षेत्र में पठार का। 120 का क्या आंसर हो जाएगा, 120 का हो जाएगा सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है मोना लोआ। 121 है पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है, सबसे समीप जो होती है, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं। 121 का क्या आंसर हो जाएगा, ट्रोपोस्फियर। 122 है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था।
तो 122 का क्या आंसर हो जाएगा? ये 26 नवंबर 1949 को। जब आपको प्रस्तावना अगर याद होगा तो उसमें भी तो अंतिम लाइन यही आता है ना, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे प्रस्तावना। दिल्ली स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? तो 123 का क्या आंसर हो जाएगा? औरंगजेब ने करवाया था। 124 है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो 124 का क्या आंसर हो जाएगा? इसमें तो हमारा कोई जोड़ ही नहीं है, बिहार ही है सबसे खराब स्थिति में शिक्षा के मामले में। 125 है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 125 का आंसर सबको रटा हुआ होना चाहिए, राजगृह में। सारी बौद्ध संगतियां मैं कम से कम 20 बार बता चुका हूं। चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा कब की थी? 126 का आंसर हो जाएगा ए, 515 से 520 के बीच किया था। 126 है कि चीनी यात्री सुंगयुन ने भारत की यात्रा की थी, फिर से वही रिपीट हो गया, ऊपर भी तो वही क्वेश्चन था ना, इसका भी आंसर बी ही हो जाएगा। ओके, ए हो जाएगा 515 से 520। 127 पर चलते हैं। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? 127 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, कछारी मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से। 128 है निम्नलिखित में कौन समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती हैं? बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती हैं। 128 का क्या आंसर हो जाएगा? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। 129 है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो 129 का क्या आंसर हो जाएगा? अनुपम झील बिहार में है। ओके, बिहार की कृषि भूमि के जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है, कैसा है? 130 का क्या आंसर हो जाएगा? 130 का हो जाएगा बी, न्यूनतम से द्वितीय है। कृषि जोत का औसत आकार बहुत कम है अपने यहाँ, जोत का आकार छोटा छोटा जोत होता है। 131 है निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो 131 का आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 85, NH 85, 85 छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। 132 पर पहुँच गए हम लोग। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? अपने बिहार में है 1106। ओके, 133 है भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के बाद पूछ रहा है, इसका हो जाएगा डी, जयराम दास दौलतराम। 134 है कि जिले में पंचायती राज प्रणाली को सर्वोच्च संस्था होती है, कौन सी होती है जिले में? 134 का क्या आंसर हो जाएगा? जिला परिषद। 135 है चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है? 135 का आंसर है बी, राजनीतिक शास्त्र, रिपीटेड है। 136 है कि लछुआर किस धर्म से संबंधित स्थान है एवं कहाँ पर अवस्थित है? लछुआर की बात कर रहा है। 136 का आंसर हो जाएगा डी, जैन धर्म से संबंधित है और ये जमुई में है लछुआर। अगला है कि हाल ही में किस देश के पिंटल प्रजाति के प्रवासी पक्षी की पहली बार बिहार राज्य की राजधानी पटना के जलाशय में देखा गया है? तो 137 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तरी अमेरिका का है ये पिंटल प्रजाति की पक्षी और इसको पटना के जलाशय में देखा गया है। 138 है कि हाल ही में बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो 138 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मनोज वाजपेयी। वित्तीय वर्ष 22-23 के अनुसार सरकार का प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना है? प्रभावी पूंजीगत व्यय की बात कर रहा है बंधुओं। तो 139 का क्या आंसर हो जाएगा? 39.15 लाख करोड़ है पूंजीगत व्यय। ओके, 139 का बी होना चाहिए। 140 है सरकार की संपूर्ण देयता को निम्नलिखित में कौन परिभाषित करता है? तो 140 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, राजकोषीय घाटा। एक मिनट इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका आंसर दिया है बी। इसको एक बार चेक जरूर करना, मुझे इस पर डाउट हो रहा है। मैं इसको चेक करके अगले वीडियो में या तो बता दूंगा या तो एक बार खुद से इसको चेक करना, हो सकता है सही हो। यहाँ पर लाख करोड़ में मुझे दिक्कत लग रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 140 तो हमने कंप्लीट कर लिए और 141 से मैथमेटिक्स क्वेश्चन है। 140 में से आपके कितने नंबर आए हैं ज़रूर बताना। ओके, वीडियो कैसा लगा हो ये ज़रूर बताना। अच्छे क्वेश्चंस थे इसमें, क्वेश्चंस बहुत बढ़िया थे। ओके, चलो थैंक यू सो मच।